बाखमुट को लेकर ये बड़ी खबर। बाखमुट में भीषण जंग का वीडियो सामने आया है। वैगनर ग्रुप पर यूक्रेनी सेना की तरफ से विध्वंसक अटैक किया गया। वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर होवित्जर से गोले दागे गए। यूक्रेनी हमले में वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने बाखमुट की, जहां पर वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर होवित्जर से यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और बाखमुट में जहां आर पार की जंग चल रही है वो तस्वीरें आपके सामने, और वहां से हमारे संवाददाता इवान कपिल ने एक रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए रिपोर्ट। So I'm standing near old Ukrainian positions. As you can see, here is some NATO weapon just lying over there. It's used, but it's Ukrainian soldiers just drop it here. And behind me you can see Bakhmut. Actually, right, this is the front line, something about 2 kilometers from the place where I am. Right now there is a battle somewhere there. Oh, you can hear the artillery shelling into Ukrainian position. So, and we can see these long Ukrainian positions where there was hiding. And as you can see, it is again NATO ammunition box. Yes, as you can see. And right now in this village, Proskovyevka, there is no civilians. And actually there is no one in this village. Soldiers only in Bakhmut, they are fighting right now. And some position of artillery are in fields. So right now we are near the battle. As you can see, part of Artyomovsk is taken by Russian army, but Ukrainian soldiers still are fighting, still standing. फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का एक्शन देखने को मिला। बैटल ग्राउंड में बेहद नीचे उड़ता दिखा Mi-8। और देखिए इस बीच में एक और बड़ी खबर बाखमुट को लेकर। ISW की रिपोर्ट में बड़ा दावा, कुछ दिन के लिए युद्ध विराम चाहता है वैगनर। 90% से ज्यादा बाखमुट पर रूसी कब्जा हो गया है। और इसमें जैसा कि सभी को पता है कि जो वैगनर फाइटर्स हैं जो कि रूस के लिए लड़ रहे हैं, हालांकि वो बात अलग है कि अब जो वैगनर फाइटर्स हैं उनकी तरफ से तमाम जो बातें कही जा रही, नाराजगी जाहिर की जा रही है रशियन फोर्स को लेकर, पुतिन को लेकर, और प्रिगोजिन का बयान भी देखा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो वैगनर ग्रुप है वो ये चाहता है कि युद्ध को कुछ वक्त के लिए रोका जाए। क्यों चाहता है युद्ध विराम बाखमुट में वैगनर ग्रुप, और ISW की जो रिपोर्ट है इसमें क्या दावा किया जा रहा है ये आपको एक एक करके बताते हैं। तो आप देखिए दावा क्या है, ISW की रिपोर्ट है और बाखमुट में युद्ध विराम आखिर क्यों चाहता है। बाखमुट को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में इस बात का बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा क्या है आप देखिए, बाखमुट में कुछ दिन के लिए युद्ध विराम चाहता है वैगनर ग्रुप, जो कि रूस के लिए बाखमुट में लगातार लड़ रहा है पिछले कई महीनों से। 10 महीने से जंग लड़ते लड़ते हताश हो चुके हैं वैगनर ग्रुप के लड़ाके। इसलिए इस बात का दावा बाखमुट में पूरी तरह से कब्जे के लिए अब नई स्ट्रेटेजी को तैयार करेगा वैगनर ग्रुप। महीनों की जंग के बावजूद अभी तक रूस का पूरे बाखमुट पर कब्जा हो नहीं पाया है। अब आप देखिए ISW की रिपोर्ट, इसके तमाम दावे, लेकिन सवाल क्या इससे खड़े होते नजर आ रहे हैं, इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। तमाम वो सवाल बाखमुट को लेकर रिपोर्ट सही या सिर्फ ये भी एक अमेरिका का प्रोपेगेंडा है। क्या कुछ दिन युद्ध रोककर पुतिन को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं वैगनर चीफ। बाखमुट में कुछ दिन युद्ध रोकना क्या वैगनर चीफ को भारी पड़ेगा। जो एज बाखमुट में मिलती हुई नजर आ रही है, जो बाखमुट फॉल होता हुआ रूस के सामने नजर आ रहा है, इस पर हम बात करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सबसे पहले उनका परिचय एयर कमोडोर SP सिंह सर हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ है एज एन
डिफेंस एक्सपर्ट रविंदर सचदेव सर हमारे साथ है एज अ फॉरेन एक्सपर्ट, और कमांडर राजीव सरदार सर हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसपी सिंह सर, मेरा सवाल आपसे है, देखिए वैगनर चीफ की तरफ से पुतिन के खिलाफ, रूस की सेना के खिलाफ जो बयान दिए गए, वो स्टेटमेंट बकायदा रिकॉर्डेड हमने दिखाई है, और अब आईएसडब्ल्यू का ये दावा, क्या इन दोनों को आप लिंक कर पा रहे हैं? देखिए ये जो वॉर स्ट्रेंड होता है, वॉर स्ट्रेस, इसमें बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू करी जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन इसमें वॉर स्ट्रेस जो है ये कई मजबूर कर देता है कई समय पर ऐसी स्टेटमेंट लेने के लिए, तो इसको आप डायरेक्ट मत लीजिए। मेरा ये मानना है कि जो वैगनर ग्रुप अभी डिमांड कर रहा है कि उनको एक ब्रेक चाहिए, इसका रीज़न बताता हूँ। जब भी आप ट्रूप्स लॉन्च करते हैं तो उसमें आपको ट्रूप्स रोटेट करने पड़ते हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली इतने साल, इतने महीने कोई ट्रूप नहीं रहते, स्ट्रेस लेवल जरूर हाई होता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, फ्रेश ट्रूप्स लॉन्च किए जाते हैं, इनको ड्रॉ करके इनको रेस्ट दिया जाता है। और दूसरा था एक जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पॉज, वो स्ट्रेटेजिक पॉज लिया जाता है ताकि आप जो अपने असेंबल कर सकें, देख सकें आपका क्या क्या अचीव किया है, क्या एम आपके हुए हैं, और पूरे ग्रुप को, इंटेलिजेंस को गैदर करके फिर से फ्रेश लॉन्च अटैक करें। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। नहीं, लेकिन शरदेंदु सर, बीच में ऐसी खबर भी सामने आई थी जिसमें वैगनर चीफ ने कहा था कि रूसी सैनिक कहां हैं जो हमारे साथ मिलकर क्यों नहीं आखिर लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरा हथियारों को लेकर के भी सवाल उठाया था, पुतिन की लीडरशिप को लेकर के भी कई ऐसे विवाद होने की स्थिति है, ये खबरें भी सामने आई थी। तो ये क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा मात्र है या फिर इन खबरों में सच्चाई है? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें काफी हद तक सच्चाई दिख रही है। अगर वैगनर ग्रुप का पूरी जिम्मेदारी आप बखमुत को कैप्चर करने के लिए दे देंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर है। वैगनर ग्रुप है एक मशीनरी फोर्स, ये रेगुलर आर्मी नहीं है, ये स्पेशल फोर्सेस टाइप ऑपरेट करते हैं। अगर अब बाखमुत का इलाका जो बहुत इंडस्ट्रियली रिच था एक जमाने में, अगर उसको कैप्चर करना है तो रेगुलर फोर्सेस की जरूरत होगी, मैनूवर एलिमेंट चाहिए, स्ट्राइक एलिमेंट चाहिए, कॉम्बैट एलिमेंट चाहिए। और आज की डेट में जो 90% बाखमुत में डिस्ट्रक्शन हुआ है, अब वहां वॉर्मिंग अप की जरूरत है, वहां फिजिकल ट्रूप का ऑक्यूपेशन चाहिए। यूक्रेनियन आर्मी ने देखिए नॉर्थ वेस्ट का अपना ब्रिज भी डिस्ट्रॉय किया था, ईस्टर्न ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय किया था। ये एक स्टेज था कि उनका फाइनल विड्रॉल का, लेकिन मॉपिंग अप नहीं हो पाए, फाइनल असॉल्ट नहीं हो पाए, इसलिए बाखमुत अभी तक इंटैक्ट है। और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न का बड़ा बयान, ग्लोबल वॉर में तब्दील हो रहा है लोकल युद्ध, तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर एक और बयान सामने आया है, एक और प्रेडिक्शन सामने आया है, और इस बयान में साफ तौर पे कहा गया कि जो एक लोकल वॉर था वो अब एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ओबर्न का ये बयान, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न ने ये बयान जारी किया है। तो आइए हम जरा इसको समझते हैं कि इस बयान में उन्होंने क्या क्या कहा है। तो एक रेडियो को इंटरव्यू देते हुए हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न ने और क्या क्या कहा है, बड़ी बातें। लोकल युद्ध को ग्लोबल वॉर में बदलने के लिए दुनिया कभी इतनी करीब नहीं रही, ये वो कह रहे हैं कि बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। हर बीतते दिन के साथ रूस यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है, और पश्चिमी देशों ने अपने हितों के लिए यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाया। वो वेस्टर्न कंट्रीज पर आरोप भी लगा रहे हैं। जंग को भड़काने में पश्चिमी देशों का ही बड़ा हाथ है, वेस्टर्न कंट्रीज पे वो एलिगेशन लगा रहे हैं। यूक्रेन के सहयोगी देश रूस के खिलाफ जंग में अपनी सेना भेज सकते हैं, रूस के खिलाफ वो एकजुट हो सकते हैं। बड़े सवाल ये हैं, क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है? क्योंकि अपने बयान में वो यही आशंका जाहिर कर रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुका तो वर्ल्ड वॉर क्या तय है? क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ गई है? रविंदर सचदेव सर, इन बयानों को आप कैसे देख रहे हैं? ये प्रेडिक्शन है या फिर सच्चाई है? देखिए, मेरे विचार से मैं कई महीनों से कह रहा हूं, तीसरा विश्व युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। ओके, अब हंगरी के पीएम की स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि लोकल वॉर ग्लोबल हो सकती है। एग्जैक्टली, वॉर, देखिए वॉर का मायने बदल गए हैं। फिजिकल वॉर लोकल चल रही है, पर क्या वर्चुअली थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चल रही? सैंक्शंस चल रही हैं, देश काटे जा रहे हैं, खेमों में बट रहे हैं, इतने वेपन्स दिए जा रहे हैं, पैसा जब्त कर लिया आपने $300 बिलियन रशिया का। तो ये युद्ध नहीं है तो क्या है? तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है। अब ये बात यह है कि ये लोकल से, फिजिकली ये लोकल से कितनी एक्सपैंड होती जाएगी, दैट इज वन। बट सेकेंडली, इन्होंने जो कहा है, बाय द वे हंगरी का जो पीएम है, ये माना जाता है पुतिन का अच्छा फ्रेंडली, बट ये नेटो का मेंबर है। इसको ऐसी बातें कहने, और ये नेटो के अंदर भी जो सैंक्शंस वगैरह को लेके थोड़ा अपोज करता है। यूरोपियन यूनियन ने
इनको कुछ लोन्स देने हैं करीब 7 बिलियन के, जो दे नहीं रही है क्योंकि इसका इंटरनल ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अथॉरिटेरियन है। ठीक है, वो इसे बोलते हैं आप बदलो, वो बदल नहीं रहा है, बट ये इनर यूरोपियन पॉलिटिक्स है। ठीक है सर, तो ये बहुत बड़ी बात रविंदर सचदेवा सर आप बोल रहे हैं कि एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल ही रही है, बस उसका पैमाना कितना बड़ा होता हुआ नजर आता है यह हमें देखना होगा। अब आप देखिए बाखमुट को लेकर एक और वीडियो है, और ये सैटेलाइट वीडियो जो सामने आया, आपके सामने हम रख रहे हैं वीडियो, पूरी तरह से बाखमुट शहर तबाह हो गया है। भीषण जंग के चलते आज खंडहर बन चुका है बाखमुट शहर, वीरान हो गया है पूरा शहर। देखिए किस तरह से सैटेलाइट इमेजेस जो सामने आई है उससे पूरे शहर की बर्बादी आप देख सकते हैं। वो शहर जहां 70 से 80 हजार की आबादी रहती थी, आबाद हुआ करता था, आज वहां बामुश्किल ही गिनती के कोई चंद लोग आपको नजर आ सकते हैं। कब्रिस्तान में, खंडहर में तब्दील हो गया है बाखमुट पिछले कई महीनों की जंग के बाद। भीषण जंग के बीच पुतिन वैगनर चीफ में तनातनी बढ़ गई है। पुतिन ने वैगनर चीफ के फोन लाइन काटे। प्रिगोजिन के सत्ता हड़पने की आशंका से पुतिन बौखलाए हुए हैं। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। तो क्या वैगनर चीफ और व्लादिमीर पुतिन के बीच आर पार देखने को मिल रहा है? वैगनर चीफ का दावा है पुतिन और क्रेमलिन सहयोगियों ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। ज्यादा गोला बारूद की मांग के चलते पुतिन और प्रिगोजिन में तनातनी बढ़ गई है, यह भी जानकारी मिल रही है। साथ ही प्रिगोजिन ने कहा है कि गोला बारूद मांगने पर क्रेमलिन ने बातचीत बंद कर दी है। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि रूस में प्रिगोजिन की बढ़ती ताकत से पुतिन डरे हुए हैं, और पुतिन को इस बात का डर है कि वैगनर चीफ रूस की सत्ता भी हड़प सकते हैं। बाखमुट को लेकर वैगनर चीफ के बयान से कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एसपी सिंह सर, ये खबरें, ये दावे तो खत्म हो ही नहीं रहे हैं। अब तो प्रिगोजिन ये तक आरोप लगा रहे हैं कि जब हम हथियार, गोला बारूद मांगते हैं तो बातचीत ही बंद कर देता है क्रेमलिन। क्या आपको लग नहीं रहा है कि कोई ना कोई हकीकत जरूर है, तभी इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ब्रिटिश मीडिया में इतनी बड़ी बात सामने आ रही है? देखिए, जरूर हो सकता है हकीकत होगी, लेकिन मैं फिर भी इसको दूसरा पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। अभी लास्ट वीक मोसाद की रिपोर्ट है, जो इजराइल की एजेंसी है, एजेंसी, उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है पूरी यूक्रेन रशिया की वॉर पे। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है। तो जो वैगनर ग्रुप के साथ जो है, अब उन्होंने उस ग्रुप में एक दावा किया उन्होंने, मोसाद ने, कि रशिया के पास अभी इतने आर्म्स है कि 2 साल नॉन स्टॉप लड़ाई लड़ सकता है बिना किसी से हेल्प लिए। तो अगर उनका इतना बारूद है तो वैगनर जो ग्रुप उनके लिए लड़ रहा है, उनके लिए मर्सनरी काम कर रहा है, वो उसको क्यों नहीं बारूद देंगे? दैट इज एक पॉइंट है। दूसरा है, ब्रिटेन ने भी खुद कबूल किया था कि नहीं सर, ये सिर्फ दावे नहीं है, हमने 2 दिन पहले ही दिखाया प्रिगोजिन का वो बयान, वो स्टेटमेंट, वो रिकॉर्डेड बयान दिखाया, उसमें वो खुद बोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है, ये वॉर जोन में इतने जो डिफरेंसेस आते हैं, ये लॉट ऑफ, आई जस्ट कवर की लॉट ऑफ डिफरेंसेस आ, बिकॉज आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ करके दिखाऊं। अब जो वैगनर चीफ हैं वो इस समय दिखाना चाहते हैं कि मैं अकेले लड़ सकूं। जब भी कर्नल ब्रिगेडियर संधू ने बताया कि अब रेगुलर आर्मी को वहां आ जाना चाहिए, तो ये कहीं होता है अब आप सब कुछ कर चुके हैं तो एक लास्ट मिनट जो आप उसको क्रेडिट लेना चाहते हैं। ठीक है, यानी क्रेडिट की जो होड़ है वॉर जोन में वो ज्यादा नजर आ रही है। ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों की चल रही है ट्रेनिंग। 155 mm होवित्जर की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। ट्रेनिंग के बाद वॉर जोन में होगी सैनिकों की पोस्टिंग। और यूक्रेन के लिए आसान नहीं है अपनी जमीन बचाना। रूस में यूएस के पूर्व राजदूत ने गंभीर चिंता जताई, हमें यूक्रेन की क्षमता पर संदेह। तो यूएस के पूर्व राजदूत ने देखिए एक बड़ा बयान दिया है और यूक्रेन की कैपेबिलिटी को लेकर ये क्वेश्चन उठाते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे अब लड़ाई को लेकर अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहा है, जिसमें यूक्रेन के जो दावे थे और जो हकीकत है या फिर जो एक्सपर्ट्स को लगता है वो सारी चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं। वाकई में इस युद्ध में यूक्रेन कहां तक जा पाएगा, इसकी क्षमता को लेकर ये संदेह जताया जा रहा है।
तो क्या कहा गया है इस बयान में, जरा हम इसको भी समझते हैं। अमेरिका के पूर्व राजदूत ने ये क्या कहा है। तो साफ तौर पे इसमें कहा गया है कि महीनों से वॉर जोन में जो कुछ चल रहा है उससे मैं नर्वस हूं, उन्होंने कहा है, और मुझे इसमें संदेह है कि यूक्रेन अपनी जमीन को बचा पाएगा। बाखमुट में रूस ने जो कुछ किया वो परेशान करने वाला है। रूस ने एक दिन में 81 मिसाइल हमले किए हैं। रूसी मिसाइलों से आधे से अधिक निशाने को हिट किया गया। इसका मतलब है कि रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मारक क्षमता को इंप्रूव किया है। रशियन किंजल मिसाइल का सक्सेस रेट चौंकाने वाला है। तो ये सारी बातें कही गई हैं और हमारे साथ कमांडर सरदाना जुड़े हुए हैं। सरदाना सर, अब ये ओपिनियन क्या बता रहा है? अगर इस तरह की बातें यूक्रेन को लेकर, जिस यूक्रेन पर इतना बड़ा दांव खेला गया, अब उसकी क्षमता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए कि पूरे विश्व से हथियार लेने के बाद, अपने आर्मी नेवी को और एयरफोर्स को कहते हैं विदेशों में ट्रेनिंग भेजने के बाद इतनी जो क्षति हो रही है, आज वही देश बोलेंगे जरूर, उनके नागरिक पूछेंगे जरूर कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं, इतने हथियार दे रहे हैं, क्या वो सही हाथों में भी जा रहा है? क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं? आज नहीं तो ये कल बातें खड़ी होंगी ही होंगी, और आज नहीं तो कल अमेरिका ये सपोर्ट देना बंद करेगा। अपनी पब्लिक उनके जो उनके सरदाना सर, एक और पर्सपेक्टिव आपको ये नजर नहीं आता है कि जो पूर्व राजदूत बोल रहे हैं वो यूक्रेन की क्षमता से ज्यादा नाटो की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, वो और आज नहीं तो कल ये उनको पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूक्रेन हो चाहे नेटो हो, पूरे मिलाकर भी रशिया के आगे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि रशिया एक इतना शक्तिशाली देश है मिलिटरीली कि उसके लड़ना असंभव के बराबर है। लेकिन शरदेंदु सर, अगर रशिया शक्तिशाली है भी, वैगनर चीफ और पुतिन के बीच ऐसे विरोधाभास की खबरें सामने आ रहे हैं जो मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ नाटो यूनाइटेड है, दूसरी तरफ इस तरीके के मनभेद की खबरें। कैसे ये जंग यूक्रेन के खिलाफ जीत पाएंगे पुतिन? देखिए, जो वैगनर ग्रुप का जो कंसर्न है उसमें दो अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला तो एक एमिनिशन जो सारे लोग जानते हैं, और दूसरे उनका जो सोल्जर्स की कमी हो रही, जो कई बार आपने न्यूज़ में देखा वहाँ प्रिजनर्स जो हैं उनको रिक्रूट किया है वैगनर ग्रुप ने। तो इसके लिए उनके ये बाखमुत के इलाके में एक टैक्टिकल पॉज की स्थिति को पैदा किया है। और ये टैक्टिकल पॉज जब होता है, ये डबल एज वेपन होता है। डिफेंडर को भी सपोर्ट करता है और अटैकर को भी सपोर्ट करता है। डिफेंडर अपना कंसोलिडेशन करता है और अटैकर अपनी रसद। एग्जैक्टली सर, और इसकी टाइमिंग को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहा है क्योंकि ऐसे वक्त में जब बाखमुट लगभग फॉल ही होने वाला है रूस के सामने, ऐसे वक्त पर ये टैक्टिकल स्टॉप ये कहां तक सही है? हालांकि इसके दावे हैं, सच्चाई क्या है ये अभी देखनी बाकी है। क्रीमिया को लेकर बड़े जंग की तैयारी हो रही है। क्रीमिया के हेड सर्गेई अक्सिनोव का बड़ा बयान है, लोग शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। तो देखिए, क्रीमिया को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की की पूरी सेना इस तैयारी में है कि क्रीमिया पर अब कब्जा किया जा सके। कई बार ज़ेलेंस्की क्रीमिया को लेकर के बयान दे चुके हैं, और इस बीच क्रीमिया के जो हेड है उनका बयान सामने आया है कि अगर शांति चाहते हैं तो फिर क्रीमिया को लेकर के जो सपना है वो देखना छोड़ दे। तो क्रीमिया तैयार है, अब सिर्फ क्या वॉर होकर रहेगा ये आपको बताते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की लगातार इसके बारे में कई बयान दे चुके हैं। अब देखिए, दोनों तरफ के बयान आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर क्या कहा? क्रीमिया रेड लाइन तो हम क्रॉस करेंगे, यानी क्रीमिया पर कब्जे की पूरी तैयारी है ज़ेलेंस्की की। दूसरी तरफ क्रीमिया के हेड सर्गेई अक्सियोनोव का बयान आया कि क्रीमिया युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध की तैयारी दोनों ही ओर से जो बयानबाजी हो रही है उससे सामने आ रहा है, और क्रीमिया कब्जे के बाद ही युद्ध शुरू हो गया था। ये ज़ेलेंस्की ने कहा कि सबसे पहले जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था उसी दौरान से युद्ध के इरादे हमने बना लिए थे। दूसरी तरफ से बयान आया कि शांति के लिए अब जंग जरूरी हो गई है, यानी क्रीमिया में अगर शांति स्थापित करना है तो वहां युद्ध कोई नहीं रोक सकता। ज़ेलेंस्की आगे ये भी कहते हैं क्रीमिया लेने तक रूस से जंग जारी रहेगी, यानी ये तो तय है कि ज़ेलेंस्की किसी भी तरीके की बातचीत की पहल पुतिन के साथ नहीं करने वाले ताकि ये युद्ध रोका जा सके। दूसरी तरफ सर्गेई ने भी बयान दिया कि यूक्रेन को हराने के बाद चैन की नींद सोएंगे। दोनों ही तरफ से इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है उससे ये साफ है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की ये भी कहते हैं
क्रीमिया वापस हासिल करने को हम प्रतिबद्ध हैं। और सर्गेई की तरफ से बयान आया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रीमिया की हमने किलेबंदी कर ली है। यानी ज़ेलेंस्की एक तरफ तैयारी कर रहे हैं क्रीमिया पर रूस का कब्जा हटाने की और यूक्रेन का कब्जा स्थापित करने की, तो दूसरी तरफ क्रीमिया के हेड का बयान सामने आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए क्रीमिया तो रूस का ही है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने मेहमानों का। सचदेवा सर, क्या लगता है आपको इन बयानों के बीच? देखिए, इन बयानों से मुझे तो अव्वल तो ये लगता है कि ये बात होनी ही नहीं चाहिए थी क्रीमिया के पर्सपेक्टिव से, कि वहाँ का गवर्नर बोले कि हमें शांति के लिए या वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो स्मोक है, कुछ तो टेंशन है, तभी तो कह रहा है। अदरवाइज क्रीमिया का गवर्नर क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? जहाँ तक बात रही ज़ेलेंस्की की, डेफिनेटली वो तो कहते हैं हम हर इंच ऑफ टेरिटरी लेकर के वापस रहेंगे, परंतु बात यह कि अभी पहले वो ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन को तो संभाल लें, वापस कर लें, और फिर क्रीमिया की तरफ अगर यही सवाल है रविंद्र सचदेवा सर। बड़ा अजीब सा लगता है कि नाटो की पूरी ताकत झोंकने के बाद ज़ेलेंस्की बचा नहीं पाए बाखमुट, तो क्रीमिया के बारे में सोचना भी उनके लिए सुसाइडल नहीं हो सकता? नहीं, डेफिनेटली इस पर हमें यह भी देखना ना। देखिए, यूक्रेन की असलियत क्या थी, कितनी बड़ी उनकी आर्मी थी, क्या उनका ओरिजिनल स्ट्रेंथ बेस था? नाटो जितनी भी मदद कर रहा है, पर नेटो भी पूरी मदद नहीं भी कर रहा है, राइट? ठीक है, भेज रहा है अलग अलग लेवल्स के, अभी टैंक्स आने हैं, फिर शायद फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाए। अगर वो सारी चीजें आ जाती, तब अगर यूक्रेन लड़ रहा होता, तब शायद वॉर का दिस थिंग सिचुएशन दूसरा होता आज की तारीख में। ठीक है सर, अगली खबर का रुख करते हैं। वॉर जोन में स्लोवाकिया के टैंक T-55S का एक्शन। स्लोवाकिया से मिले टैंक से ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेन ने टैंक से रूसी ठिकानों पर भीषण हमला किया। और देखिए, रूसी किंजल मिसाइल को लेकर पूर्व नेटो कमांडर बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, पूर्व नेटो कमांडर जेम्स स्टारविट्ज का यह बयान है। 3 बड़ी वजह के चलते पुतिन ने किया किंजल मिसाइल का इस्तेमाल। अब वो वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन ये पूर्व नेटो कमांडर हैं और उनकी तरफ से पूर्व नेटो कमांडर यानी कि पूर्व नेटो चीफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। किंजल मिसाइल आप देखिए कि लगातार काफी सक्सेसफुल और सक्सेस रेट पुतिन को देती हुई नजर आ रही है। काफी शक्तिशाली ये मिसाइल है, पुतिन का हथियार है, और अब इसको लेकर ये 3 बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 बड़ी वजह है जिस वजह से रूस की तरफ से किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है वॉर जोन में। तो पूर्व नेटो कमांडर जेम्स की तरफ से, स्टारविट्ज की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। तो रूस के हथियार खत्म हो गए, इसलिए किंजल का जो प्रदर्शन है वो लगातार रूस की तरफ से किया जा रहा है। अब 3 बड़ी वजह क्या गिना रहे हैं ये आप देखिए। रूस के गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो इसकी भनक नहीं लगने देना चाहता है। यूक्रेन को सीधी चेतावनी, आगे भी रूस इसी तरह से हमला करता रहेगा। पश्चिम से मिल रहे हथियारों के बीच पुतिन ने ज़ेलेंस्की को अपनी मिसाइल ताकत दिखाने की किंजल के जरिए कोशिश की है। तो ये 3 बड़ी वजह जो पूर्व नेटो कमांडर है वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी सिंह सर, मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि रूस के पास तो अभी असल हथियार निकलने बाकी है और 2 साल का स्टॉक पहले से रखा हुआ है, तो क्या वेस्ट की तरफ से, चाहे वो पूर्व नेटो कमांडर हो या फिर कोई भी हो, वो जानबूझकर सच्चाई को जानना नहीं चाहते या सच्चाई को छिपा रहे हैं, आंख मूंद कर रखना चाहते? हो क्या रहा है? देखिए, आपने बड़ी सही बात की एंड में कि नेटो के जो चीफ हैं या नेटो के देश हैं, वो सच्चाई को जानते हुए भी उसको कबूल नहीं करना चाहते। ये बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है ज़ेलेंस्की के साथ, उसके बावजूद भी अभी रशिया जो है अपना एडवांस करता जा रहा है। पूरे ईस्टर्न एरिया पर उसका कब्जा है और बाखमुट अभी बस 1-2 दिन में, हफ्ते में पूरा रशिया के कब्जे में आ जाएगा। अब ये चीज़ें देखते हुए वो एक तरह से बुखलाए हुए हैं, तो बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि बताने के लिए कि रशिया वीक हो रहा है। ये एक तरह से अपनी जो फोर्सेस को एक बल दिया जाता है कि हाँ देखिए, आप डरिए मत, वो रशिया जो है वीक हो रहा है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि किंजल मिसाइल यूज़ की गई है, मैं एक पॉइंट इसमें बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो किंजल मिसाइल जो है, इनका डिस्ट्रक्शन और इनका एम अलग होता है। जो नॉर्मल वेपन्स हैं उनका एम अलग है।
दीज आर दी डिफरेंट स्पेसिफिक वेपन्स जो एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए यूज किए जाते जी। हैं। तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि उनके बॉम्ब खत्म हो गए तो मिसाइल यूज कर रहे हैं। बॉम्ब और मिसाइल में कोई कंपेरिजन नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रक्शन है। तो ये एक बड़ा अलग तरीका बयान है जिसमें मानता हूँ जो नेटो चीफ को नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, सारे मिसाइल, सभी हथियारों और जितनी भी ताकत का इस्तेमाल है वो इस युद्ध में देखने को मिल रहा है, रूस यूक्रेन दोनों ही तरफ से। यूक्रेन वॉर इसी साल 2023 में खत्म हो जाएगा। वॉर के खत्म होने पर चीनी थिंक टैंक की भविष्यवाणी सामने आई है और जंग ऑटोमन सीजन से पहले ही खत्म हो जाएगी। बीजिंग के सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही। बहुत ही हैरान करने वाली बात, एक तरफ जहां दुनिया भर के जानकार ये मान रहे हैं कि ये जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, वहीं देखिए चाइनीज सोर्सेज के, बीजिंग के सोर्सेज के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि उनका प्रेडिक्शन, उस थिंक टैंक का प्रेडिक्शन ये है कि इसी साल ये जंग खत्म हो जाएगी। किस आधार पर ये बात कही जा रही है? आपको याद होगा चीन की तरफ से इस जंग में मध्यस्थता करने की भी पेशकश की गई थी। तो चीनी थिंक टैंक ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भविष्यवाणी की है और रूस यूक्रेन वॉर 2023 में खत्म हो जाएगा, ये भविष्यवाणी की गई है इस थिंक टैंक के द्वारा। बीजिंग के सरकारी सूत्रों से जापानी मीडिया में यह खबर छपी है। चीनी थिंक टैंक पीएलए से सीधे जुड़े हुए हैं, ये जापानी मीडिया का कहना है। तो थिंक टैंक की सलाह भी सामने आई है और इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है इस भविष्यवाणी में कि युद्ध समाप्त हो जाएगा। रूस यूक्रेन वॉर 2023 में ऑटोमन से पहले खत्म हो जाएगा। बीजिंग के सरकारी सूत्रों से जापानी मीडिया में यह खबर छपी है और चीनी थिंक टैंक पीएलए से सीधे जुड़े हुए हैं ये थिंक टैंक के सदस्य। थिंक टैंक की सलाह है चीन शांति प्रक्रिया में आगे बढ़कर भूमिका निभाए, यूक्रेन के साथ रिश्ते को भी तरजीह देने की वकालत इस थिंक टैंक के द्वारा की गई है। जापानीज मीडिया में ये खबरें सामने आई हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या युद्ध के दी एंड का काउंटडाउन शुरू हो गया? अगर इस थिंक टैंक की माने तो क्या यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ चंद हफ्तों की बात रह गई? क्या 15-16 हफ्ते में युद्ध का फैसला हो जाएगा आने वाले समय में? ये सारे अब सवाल उठ रहे हैं। शरदेंदु सर, कहीं तो बात हो रही है कि ये वॉर लंबा चलेगा और अब देखिए चाइनीज थिंक टैंक दो बातें कह रहा है, युद्ध इस साल समाप्त होगा और दूसरा चीन उसमें एक मीडिएटर की भूमिका निभाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि मैं चाहता हूं कि जो थिंक टैंक ने बोले उसकी बात सच हो जाए और ये युद्ध अंत हो। एक साल से युद्ध चल रहा है, निर्णायक बिल्कुल नहीं है, दोनों पक्ष अपने अपने स्टेटमेंट पे लगे हुए हैं और इसमें अहम भूमिका जो चाइना कर सकता है उसका प्रेशर है पुतिन के ऊपर, रशिया के ऊपर अप्लाई करना। इस समय अगर रशिया किसी की सुनेगा तो वो है चीन की सुनेगा। हिंदुस्तान भी उसमें चिप इन कर सकता है और हिंदुस्तान के भी एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है, भूमिका हो जाती है, उसकी रशिया भी सुनेगा, उसकी यूएस भी सुनेगा, उसकी जेलेंस्की भी सुनेगा और उसके नाटो कंट्रीज भी सुनेंगे। और G20 की हम उस समय प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, बहुत अच्छा फोरम है। सितंबर में सारे हेड ऑफ स्टेट हिंदुस्तान आएंगे, उससे पहले अगर युद्ध को विराम मिले, सीज फायर हो जाए और युद्ध का अंत हो तो बहुत ही अच्छी पहल होगी। और हिंदुस्तान और चाइना बहुत उम्मीद करते हैं सर कि बार बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ही सभी निगाहें लगाकर देख रहे हैं कि अगर कोई इस युद्ध को रुकवा सकता है, पुतिन को कोई समझा सकते हैं, शांत करा सकते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। बहरहाल उम्मीदें हैं G20 की इस बैठक से कि क्या रूस यूक्रेन वॉर को लेकर इसमें चर्चा होगी।